नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। हिंदुस्तान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के लिए इनका रुख क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के मंच से आतंकियों को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कट्टरता से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की बात कही या आवश्यकता बताई। दरअसल आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है, परेशान है। ताजा उदाहरण अफगानिस्तान का ही देख लीजिए। किस तरह से तालिबानियों ने गांव, कस्बा, जिला या राज्य नहीं बल्कि एक हंसते खेलते खुशहाल देश पर ही कब्जा कर लिया। तालिबानियों की दहशत की वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर अफगान छोड़ने के प्रयास में लगे नजर आए। भारत भी अपने नागरिकों को लेकर वापस आया है। साथ ही हिंदुस्तान ने अतिथि देवो भव का भी उदाहरण पेश किया। जो अफगान नागरिक भारत आना चाहते थे उन्हें भी लाया गया है। कुछ दिन पहले की ही बात करें तो अफगानिस्तान का वो मंजर भी सभी को याद ही होगा जब एक शख्स को चॉपर से बांधकर शहर में घुमाया गया था। किस तरह से महिलाओं पर कोड़े बरसाए गए। वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो वहां आतंकवादी बार बार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगे होते हैं, लेकिन बार बार उन्हें हमारे बहादुर सैनिकों के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई सहयोग संगठन के मंच से यह अपील की है कि कट्टरता से निपटने के लिए हम सबको कड़े कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। कट्टरता से लड़ाई के लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है। उन्होंने कट्टरता से लड़ाई के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा को जरूरी बताया। और अब बड़ा सवाल ऐसे में ये उठता है कि मोदी का मंत्र क्या हारेगा कट्टरपंथ? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन एक बार जरा सुनिए पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के मंच से कट्टरपंथ पर दुनिया को क्या संदेश दिया। सुनिए। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। और ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन पीएम मोदी का मंत्र क्या हारेगा कट्टरपंथ? एससीओ के मंच से ये मंत्र दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तल्खी के साथ अपनी बात कही है। ये संदेश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। क्या दुनिया के लिए कट्टरपंथ बना है खतरा? बड़ा सवाल। युवा पीढ़ी की चिंता, कैसे बनाएंगे आतंक मुक्त दुनिया? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। एससीओ से मोदी की दहाड़, क्या सुधरेगा चीन और पाकिस्तान? लगातार संदेश देने की कोशिश हो रही है हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन फिर भी चीन और पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है। क्या आतंकवादी कट्टरपंथ पर होगी मोदी स्ट्राइक? सुधरेगा पाकिस्तान या भुगतेगा बुरा अंजाम? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ जल्दी से आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता सैफ खान भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूं सर।
और प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुज माथुर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। एससीओ के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी का ये मंत्र है, ऐसे में बड़ा सवाल, कैसे हारेगा कट्टरपंथ, क्या लगता है सर? देखिए शिल्पा, मैं आपको इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं कुछ बातें बताता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने देश को आज के दिन 2.25 करोड़ वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। दूसरी बात, मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। ये जो एससीओ के जो देश हैं, हमें ये समझना होगा, सब जानते होंगे, मैं सिर्फ रिपीट करना चाहता हूं कि एससीओ देशों में 42% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, 22% दुनिया का भूमि यहां पर है और दुनिया के जीडीपी का 20% यहां पर है। दुनिया के 4 न्यूक्लियर पावर्स यहां पर हैं और मैं बताऊंगा कि आतंक का जनक, आतंक का पालक पाकिस्तान भी इसी में है। तो ये बात हमको समझने की है। दो एक चीजें जो अभी कुछ दिनों में हुई हैं, एक आध दिन में। पहली बात है कि पाकिस्तान के एनएसए ने ये मंजूर किया है कि अलकायदा, आईसिस और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा उनका मानना है। ये बात बहुत हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी आगे डिस्कशन करते समय। यूएस में कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा है कि तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। अब आईएमएफ ने इनको बोला है कि हम जब तक इसकी लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी और मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हम कोई मदद किसी करने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ ईयू ने पंजशेर से अहमद मसूद को ईयू में आमंत्रित किया है। तो ये सब बातें देख करके ऐसा लग रहा है कि तालिबान को निकट भविष्य में लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस मिलने की संभावना, अनलेस वो अपना इंप्रूवमेंट दिखाएं, नहीं होगी। मोदी जी के बयान में जो उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें थी और चारों बातें को अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने बताया बहुत अच्छी तरह से आपने कवर किया है, चारों बातों को ध्यान से देखेंगे, वो चारों बातें आज के अफगानिस्तान की हालात के ऊपर अक्षरशः सत्य उतर रही हैं। तो उससे क्या है कि अब जो इन लोगों ने बनाया था अपना तरीका, रैट्स जो इनका इनिशिएटिव था, कहते हैं कि वो रैट्स इनिशिएटिव, रैट्स होता है रैपिड एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, जो कि एससीओ का एक हिस्सा है। वो काफी कामयाब रहा था पिछले दिनों में और कई हादसे होने से पहले रोक लिए गए इसके माध्यम से। तो मोदी जी ने यह भी कहा है कि इस रैट्स को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये जो देश है वो तमाम अफगानिस्तान के नेबर्स हैं। ईरान नहीं था, वो अब ईरान भी आ गया है और उन लोगों को मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको यहां डेवलपमेंट चाहिए, अगर आपको यहां तरक्की चाहिए, तो यहां पर आपको आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा, धार्मिक कट्टरता से छुटकारा पाना पड़ेगा। अब जो सरकार बननी चाहिए अफगानिस्तान में वो इंक्लूसिव होगी। अफगानिस्तान में सिर्फ पश्तून नहीं है, बहुत बड़ा अफगान लोगों का जो परसेंटेज है वो उज्बेक, ताजिक, हजारा, और वहां पर उनको जरा भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस तरह से काम चलने वाला है नहीं। लेकिन जो मैसेज दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने, वो बिल्कुल साफ है कि जो आतंकवाद के जनक और पालक हैं वो संभलें, आतंकवाद को जो सपोर्ट करने वाले चीन वो संभलें, और दुनिया जो है आप देखिएगा एक तरफ इकट्ठी हो रही है, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ईयू हो और चाहे आस पड़ोस के देश हो। तो ये तमाम देश जो एससीओ में हैं अफगानिस्तान से बिल्कुल क्लियर नाता रखते हैं और जब तक यहां पर हम इस आतंकवाद को और धार्मिक कट्टरता को सबड्यू नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि यहां पर कुछ और हो पाएगा। हमको इस रैट्स को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, इसको और अथॉरिटेड और पावरफुल बनाने की आवश्यकता है ताकि ये आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ काम बेहतरीन तरीके से कर सके। जॉइंट मैनशिप की जरूरत है। ठीक है, जॉइंट मैनशिप की इस समय आवश्यकता आप बता रहे हैं। अनुज माथुर जी आप हमारे साथ बने रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राज जी आपका। कादियान साहब आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, पीएम नरेंद्र मोदी के इस मंत्र को किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है, कितना प्रभावी आप इसे देख रहे हैं, मान रहे हैं कट्टरपंथ को लेकर? राष्ट्र
मैं समझता हूँ उनका भाषण बिल्कुल सही, एक स्टेट्समैन की तरह था। उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों को टच किया, जिसमें उन्होंने पीस और सिक्योरिटी की बात की, रेडिकलिज्म की बात की, एक्सट्रीमिज्म की बात की, और फिर एससीओ में हम क्या कर सकते हैं कि यूथ फोरम को लगाओ, ट्रेड बढ़ाओ, कनेक्टिविटी बढ़ाओ। तो अगर हमें ये उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का नाम लेंगे, वो जरूरत नहीं है, दुनिया आज के दिन समझती है। बल्कि इमरान खान ने अपने भाषण में भारत का कम से कम 2 बार इनडायरेक्टली जिक्र किया। वो ऐसे फोरम में, ये फोरम उस काम के लिए नहीं था। दुनिया आज के दिन समझती है। अफगानिस्तान में समस्या है, मोदी जी ने यह भी कहा कि एक ग्लोबल अप्रोच होनी चाहिए इस मसले को सुलझाने के लिए, क्योंकि एक सही बात है। तो मैं समझता हूँ उनका भाषण बिल्कुल एक स्टेट्समैन की तरह था, जो कि होना चाहिए था। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही, आपके पास आते हुए, फिलहाल ये जो मंत्र पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच से दिया है, सर इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, किन किन चीजों की आवश्यकता, और तमाम कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आप देख रहे हैं इस रास्ते पर चलने के लिए? ये मंत्र ये हमेशा कभी भी ये किसी को संबोधन में देते हैं कट्टरपंथ के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। हाँ। ये एक मैसेज देने का काम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और जबकि अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने ये भी कहा कि हमारा आतंकवाद का जो जनक है पाकिस्तान, वो भी इसका मेंबर है, हमारा दुश्मन देश चीन भी इसका मेंबर है। बिल्कुल। तो उनको एक स्पष्ट संदेश देने का काम किया, और उस संदेश में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये हाल की जो अफगानिस्तान की घटनाएं हैं, ये कट्टरपंथ को और स्पष्ट करती हैं। उन्होंने एक लाइन कहा इसमें। युवाओं को भी उन्होंने इस चीज की कहा कि युवा भी कम से कम इसमें उनके लिए मौका है कि वो कट्टरपंथ की तरफ न भागें। आतंकवाद का उन्होंने पूरी तरीके से उसको मतलब जो है नकारा है। ये आतंकवाद नहीं होना चाहिए, कट्टरपंथ नहीं होना चाहिए। और भारत को जिस तरीके से भारत की सोच क्या है, आज उन्होंने इसके सामने प्रकट किया है। अब इस मैसेज में पूरे विश्व में एक मैसेज जाता है कि भारत कभी भी आतंकवाद और कट्टरपंथ के साथ नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। तो इसमें 100 सवाल जो उठते थे अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से, कि अफगानिस्तान के लिए भारत की क्या सोच है, भारत क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, तो उसमें भी एक अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो एक वहां के लिए भी मंत्र है ये कि अफगानिस्तान के लिए हम क्या सोचते हैं और हमारे मन में अफगानिस्तान के लिए क्या है। जी ठीक है, सैफ खान, आपका क्या मानना है? आतंकवाद पर पीएम नरेंद्र मोदी की इस दो टूक को आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या लगता है रेडिकलाइजेशन इस दुनिया के लिए, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और हमें कैसे इससे निपटना होगा? पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक दूसरे के सहयोग से कैसे इसे हराना होगा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके साथ जो है मौका मिला। हमने पीएम मोदी जी की बात जो है जी वो सुनी कि उन्होंने एससीओ समिट है उसमें जो ये बात रखी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने जो है, या बहुत अच्छा भाषण जो है जो उन्होंने दिया हमारे देश के लिए, या फिर जो अफगानिस्तान को ध्यान में रखते हुए या रेडिकलाइजेशन की बात की उन्होंने जो है, मगर उसको इम्प्लीमेंट दूसरे देश के ऊपर जो है करने से पहले मुझे लगता है मोदी जी को पहले हमारे भारत में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जिसके मौजूदा एग्जाम्पल जो, अगर आप टेररिज्म के केसेस की अगर आप बात करती हैं तो हमारे ऐसे टीपी का अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे या हमारे देश के जवानों की शहादत का अगर आप ये देखेंगे तो 4000 से ज्यादा जवान हमारे देश में जो है वो शहीद हो चुका है इन्हीं सालों में। सीआरपीएफ खुद ये कह रही है कि सबसे ज्यादा खून जो है हमारे जवानों का बहा है, सबसे ज्यादा टेररिज्म रिलेटेड जो है डेथ हमारे देश में हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है एक मेजर कंसर्न है टेररिज्म को जहां तक लेके जो है मुझे लगता है कि एक मजबूत सरकार की जरूरत है जो इन टेररिज्म के ऊपर जो है कंप्लीटली रोक लगा सके। दूसरी बात की इन्होंने रेडिकलाइजेशन की। अब रेडिकलाइजेशन के ऊपर अगर आप बात करें या आप इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा एनसीआर भी कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है 41% जो है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन क्राइम के केसेस जो है वो 41% जो है
बढ़ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन में जो है, ये हमारे देश में हो रहा है। आप हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन हमारे देश का जो खुद गवर्नमेंट का विभाग है, वो कह रहा है डिस्पाइट मल्टीपल रिपोर्ट्स बाय बीजेपी लीडर्स जो है, आज तक कोई भी एक्शन बीजेपी लीडर्स के ऊपर लिया नहीं गया है। रिलीजन रिस्ट्रिक्शन के हालात तो ये है कि आप पीयू की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप SHI इंडेक्स उठा के देख लीजिए। पीयू की रिपोर्ट में SHI इंडेक्स में हम इस वक्त जो है 10वें में से 8.9 रैंक के ऊपर है, यानी सबसे खराब माना जाता है। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन चौथे रैंक पे हमारा देश है। तो ऐसे तो हालात हैं। और टेररिज्म रैंकिंग के ऊपर जहां हम पहले जो है चौथे स्थान पे थे, पाकिस्तान से नीचे थे, अब हम पाकिस्तान से ऊपर आ चुके हैं टेररिज्म केसेस के ऊपर जो है। तो भाषण तो बहुत अच्छा लगा कि जो है भाषण उन्होंने स्मिथ में दिया है, स्मिथ में, मगर उसको इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में जो है वो कैसे करवाते हैं, मुझे लगता है खुद मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को जो है ये सबसे पहली सीख खुद लेनी चाहिए, फिर दूसरे देशों को सीख दें तो अच्छा भी लगेगा। हमें भी गर्व होगा इस बात का कि जो है हमारे प्रधानमंत्री ने जो है दूसरे देशों को एक सलाह दी है। ठीक है, इस पर जल्दी से चाहूंगी आपसे, कह रहे कि भाई SCO के मंच से रेडिकलाइजेशन के मसले पर आपने दुनिया को मूल मंत्र दिया, लेकिन जरा देश के इन आंकड़ों पर भी तो गौर करें। देखिए, अभी इन्होंने कहा देश के सैनिकों की शहादत पर भी इन्होंने सवाल उठाए। इनके नेता ने कभी कहा था कि ये खून के सौदागर हैं, तो माननीय मोदी जी को तो ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन देश की सेना पर हमेशा ये सवाल पूछते हैं। सेना के सर्वोच्च अफसर को ये गुंडा, सड़क का गुंडा कहते हैं, और आज उन्होंने शहीदों पर भी जो है सवाल कर दिया। आप तुलना कर लीजिए साहब जी, तुलना कर लीजिए मनमोहन सिंह जी की सरकार और 7 साल की माननीय मोदी जी की सरकार, कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई और कितने सैनिक शहीद हुए। आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते हैं, किसने क्या किया उस पर नहीं जाते हैं। ये जो आंकड़े NCRB की रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं, उस पर क्या कहिएगा कि आप बाहर जाकर दुनिया में मंत्र देते फिर रहे हैं, अपने देश के अंदर किस तरह के हालात है उस पर क्यों नहीं गौर करते? अश्विनी जी, मलाई की तरह निकाल कर फेंक दिया। 370 हमने दूध की मलाई की तरह निकाल कर फेंक दिया। इन लोग कहते थे कि 370 नहीं हट सकता है, दूध में जैसे मलाई निकाल के रखा जाता है, हमने 370 हटा दिया। और तब से कश्मीर का प्रगति देखिए, कश्मीर में डेवलपमेंट देखिए, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कम हो गई हैं, और जो घटना हो रही है उसमें आतंकवादी मारा जा रहा है। इनके समय में कितने भागते थे, 10,000 से ऊपर घटनाएं हुई थी, इनको याद होना चाहिए। और कितने जवान शहीद हुए, करीब लगभग 17 या 1800 जवान शहीद हुए थे। ये लोग क्या कहेंगे? सैफ खान, आपका जल्दी से सवाल उठाना, उसके बाद अगर देश के साथ इनको खड़ा नहीं होना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, मुझे उनके पास जाना होगा, लेकिन उससे पहले सैफ खान जल्दी से आपका रिएक्शन जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बिना किसी जानकारी के यहाँ चैनल पे बैठ के भाषण ही सिर्फ देना जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ 42% टेररिज्म जो है जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा है, और ये SATP की रिपोर्ट बताती है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है ये चिल्ला के बता रहा है। इंडिया स्पेंड की एनालिसिस रिपोर्ट जो है ये इस वक्त जवानों की बात कर रहे थे, मुझे आश्चर्य होता है। मैंने कहा CRPF के कह रही, यानी खुद जवान ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं इस बात जो है। और हम तो ये कहेंगे ही कि हमारे जवान जो शहादत पेश हो रही है, तो उसमें आपको अफसोस होना चाहिए, हमारे देश में अफसोस होना चाहिए कि हमारे जवानों की शहादत हो रही है, और ये जो है डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहे हैं। खैर, मैं इनको ये डेटा जो है ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में टेररिज्म से रिलेटेड जब इनकी सरकार आती है तो कितने केसेस और बढ़ते हैं। 2015 797 अटैक्स हमारे देश में जो है, 2014 से 4% ज्यादा बढ़ जाते हैं। 2016 इंडिया में 927 अटैक्स जो है वो होते हैं, पाकिस्तान में 737 अटैक्स होते हैं। ऐसे ही आंकड़ा जो है वो बढ़ता है। अब आप ये बताइए, PM मोदी की बातों पर, उनके मंत्र पर तो आपको एतबार नहीं है, समझ में आता है, तो क्या किया जाना चाहिए? आंकड़े हैं, जरा गिनवा लें हम भी। शिल्पा जी, 30 सेकंड का समय हो तो मैं भी थोड़े आंकड़े दे दूं इनको। हाँ सर, एक बार सैफ खान से मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब ले लो, उसके बाद आती है आपके पास। विवेक जी भी इंतजार करे काफी समय से, जल्दी से सैफ खान। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जो चीज आपने जो अभी ये पूछी है कि इसको आप कैसे देखते हैं, तो मैंने बताया आपको, जो है पहले भी बताया कि मोदी जी का जो भाषण है वो सिर्फ भाषण ही होता है, इंप्लीमेंटेशन हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा है फिर?
क्यों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्यों माइनॉरिटी कमीशन जो है इनका चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्यों वर्ल्ड रैंकिंग जो है हमारे देश की जो है वो बढ़ती जा रही है, क्यों हमारे देश में रिलीजन रिस्ट्रिक्शन जो केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप हर तरीके से अगर आप ये रिपोर्ट देखेंगी जो है वो आपको जो है नेगेटिव हमारे देश में जो है वो लगातार दिखाई देंगे कि लगातार जो है हाल बद से बदतर हमारे देश, यानी कि आप ये कहते हुए कि मोदी सरकार कितनी भी अपनी पीठ थपथपा ले, ये आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह भी लगातार जुड़े हुए। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच से जो मंत्र दिया है रेडिकलाइजेशन पर, यानी कि कट्टरपंथ पर जो बात कही है, आतंकवाद पर जो दो टूक बात अपनी सबके सामने रखी है, जहां से पाकिस्तान और चाइना को दोनों को संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्या लग रहा है चाइना पाकिस्तान सुनेगा या एक बार फिर से अपने उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन उसका फिर बुरा अंजाम भी भुगतेगा? देखिए शिल्पा जी नमस्कार, मैं सबके बात सुन रहा था। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज उन्होंने स्टेटमेंट आया है, हाँ। जो एससीओ के मंच से, वो बिल्कुल उन्होंने ऐसे लकीर खींची है जिससे आने वाले समय में लोगों को पूरी की पूरी एरिया को फायदा मिलेगा। अब देखिए उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने दो तीन मुद्दों पर फोकस किया है। पहले उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का जड़ क्या है। आतंकवाद का जड़ कहीं ना कहीं कट्टरता है, जो कि हम आज तालिबान में देख रहे हैं, जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो दुनिया के हम अलग अलग मुल्कों में आतंकवादी संगठनों के रूप में देख रहे हैं। इसका जड़ क्या है? इसका जड़ कट्टरवाद है। कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिज्म जो है वही इसका कट्टरवाद जो है जड़ है। तो उन्होंने देखा है कि इसका जड़ क्या है और हमें उस जड़ पर फोकस करना पड़ेगा। देखिए सूफिज्म भी एक चीज है, सम्मान करते हैं सूफिज्म का, लेकिन जो सूफिज्म को तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म को जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे आतंकवादी माइंडसेट लोगों के अंदर बन रहा है और उस पर उन्होंने फोकस किया है, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरी बार अभी एक बात आ रही थी कि तालिबान के एक्सेप्टेंस। देखिए तालिबान के एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल असंभव है। भारत में इसको छोड़िए, पूरी दुनिया के कोई भी देश उसको नहीं एक्सेप्ट करने वाला है। रीजन मैं बता रहा हूँ। अभी आज की ही बात है कि महिलाओं के संबंधित जो वहाँ का जो मिनिस्ट्री था उसमें महिलाओं को ही उन्होंने बैन कर दिया है। तो आप उनके सोच देखिए, और यही तो है कट्टरवाद, वही तो है एक्सट्रीमिज्म की सोच, जहाँ पर आप महिलाओं के मंत्रालय में महिलाओं को आप नहीं आने दे रहे हैं। एक बात उन्होंने और कहा है, फोकस किया है, जो राइट्स है, राइट्स को कैसे मजबूत करें, क्योंकि अभी हमारे एक्सपर्ट बोल भी रहे थे उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन राइट्स को हम कैसे और हम प्रभावी बना सकते हैं, उसके ऊपर हमको मिलजुल के सोचना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड और लूंगा। बिल्कुल सर। देखिए पीस पर, कट्टरता पर और राइट्स पर उन्होंने फोकस किया है। और इमरान खान के सामने क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि इमरान खान के सामने किया है, और तालिबान का भी उन्होंने जिक्र किया है। ऐसा नहीं है तालिबान को कोई जिक्र नहीं करता सामने, लेकिन उन्होंने तालिबान को पहली बार पूरी तरीके से बेनकाब किया और तालिबान का जिक्र किया, अपना रुख स्पष्ट किया है। बिल्कुल। बस 10 सेकंड मैडम, 10 सेकंड। देखिए आपको पता होगा आईएसआई चीफ जाते हैं, सरकार बनवाते हैं, और तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे पर निर्भर है। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, सबको पता है कि पाकिस्तान को उससे प्रॉब्लम है, और टीटीपी जो है वहां से तालिबान बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा, और इस बात को पाकिस्तान को पता है, और इसीलिए पाकिस्तान परेशान है। लास्ट में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अभी एनसीआरबी के डेटा दे रहे थे। हाँ। आप बताइए, आरबीआई का डेटा दे रहे थे, आप बताइए। हाँ। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पूरा प्रयास नहीं कर रही है? कार्रवाई जो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या नहीं की जा रही है? जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या अगर आप देखें तो एक धर्म विशेष के लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। आप तो यही एक सच्चाई तो यही है ना, इसको तो एक्सेप्ट करिए। आप कुछ भी बात करिए, लेकिन आप सच्चाई तो एक्सेप्ट करेंगे ना। कौन से लोग हैं जो कि ऐसे एक्सेप्ट करेंगे? सैफ खान, इस पॉइंट पर जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा। ठीक है जी, आपकी आवाज मुझे जो है, माफी चाहूंगा, सही आई नहीं। आप सवाल प्रोफेसर विवेक ने यहाँ पर सवाल खड़ा किया है कि आपने आंकड़े तो दिखा दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार, मौजूदा सरकार तत्परता के साथ इस पर काम कर रही है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। क्या आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे एक्सपर्ट के ऊपर जो है कि अगर ऐसी बात करते हैं। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का राइट्स का यानी दंगों का भी एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बताते हैं 2010 से 2014 में
डिक्लाइन हुए थे, यानी जब हमारी सरकार थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो डिक्लाइन किया गया था। और अब जो है लगातार दंगे भी बढ़ चुके हैं। 2017 का अगर आप आंकड़ा पार्लियामेंट के लेंगे, यूनियन हंसराज ने खुद 822 कम्युनल लॉन्चेस जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। और ये ऐसे चैनल पे बैठ के बात करते हैं। जानकारी की कमी ना होने की वजह से ऐसे लोग जो है वो सामने बात रखते हैं। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो कह रहे थे कि कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कश्मीर का डेवलपमेंट सामने जो है, 10 लाख स्टूडेंट जो हैं वो अपनी स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट के कनेक्शंस भी जो है वहां पे डन था। 40,000 करोड़ के इकोनॉमिक के लॉसेस जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को हुए हैं। ये कश्मीर चेंबर ठीक है खान साहब, समझ में आ रहा है ये समस्याएं हैं, लेकिन समाधान कैसे होगा? आरोप प्रत्यारोप से तो समाधान होने नहीं वाला है, एक दूसरे के सहयोग से ही इस पर काम करना होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश की जो बात कही जा रही है कि आतंकवाद पर अगर वार करना है, आतंकवाद को अगर खत्म करना है तो उसकी जड़ का खात्मा करना होगा। और जड़ क्या है? वो है कट्टरवाद। ऐसे में कट्टरवाद पर कैसे हो अटैक? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है एससीओ के मंच से। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कट्टरपंथ को लेकर दुनिया के नाम एक संदेश दिया, खासतौर पर पाकिस्तान और चाइना के आंख नाक कान खोलने की कोशिश की, ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन मोदी का मंत्र क्या हारेगा कट्टरपंथ? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या दुनिया के लिए कट्टरपंथ अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है? युवा पीढ़ी की चिंता, कैसे बनाएंगे आतंक मुक्त दुनिया? एससीओ से मोदी की दहाड़, क्या सुधरेगा चीन और पाकिस्तान? क्या आतंकवादी कट्टरपंथ पर होगी मोदी की स्ट्राइक? और क्या सुधरेगा पाकिस्तान या फिर भुगतेगा अपना बहुत बुरा अंजाम? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए माथुर साहब आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी आतंकवाद की जड़ जिस तरह से प्रोफेसर विवेक सिंह ने बताई कट्टरपंथ है, ऐसे में क्या अब तक हम गलत ट्रीटमेंट कर रहे थे? बीमारी के खात्मे के लिए हमें उसकी जड़ को खत्म करने की आवश्यकता होती है। क्या अब जाकर सही प्रहार हुआ है? कट्टरपंथ पर यह जबरदस्त वार हुआ है? बिल्कुल। देखिए, मैं एक दो बातें बताऊंगा इससे पहले कि ये डिस्कशन दोबारा बीजेपी कांग्रेस के झगड़े में चला जाए, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं उस पर मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। आप जम्मू कश्मीर में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें भारी गिरावट आई है। और ये क्या खान साहब यहां बैठ के नहीं बता सकते हैं? हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में 18 साल निकाले हैं और हमने हर तरह का दिन समय जम्मू कश्मीर में देखा है। एक बात तो मैं वहां समाप्त करता हूं। दूसरी बात, जहां तक सवाल है आतंक का, खान साहब लूंगी आपसे रिएक्शन। चलो एक बार माथुर साहब अपनी बात पूरी कर लें। आतंक मैं अलग से भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है माथुर जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद में रिएक्शन ले लूंगी खान साहब से। पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। यानी अंधभक्त जो है हमें बैठे हुए नजर आते हैं साहब जो। चलिए आप सही वाला आंकड़ा पेश खान साहब थोड़ी सी रेस्पेक्ट दिखाते हैं सर। सर आप तो मैं आपको रक्षा विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं, प्लीज सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। 2019 की रिपोर्ट देख लीजिएगा, कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की रिपोर्ट देख लीजिएगा जो है आप। फिर उसके बाद जो है चैनल पे बैठ के मजे आप चैनल करिएगा। ठीक है सर। खान साहब आऊंगी आपके पास, एक बार माथुर जी अपनी बात पूरी कर ले। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर रिस्पेक्ट दिखाते हैं, एक बार उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। सर प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन मोर टाइम, मैं बता दूं इनको, एक बार जरा सुन लेते हैं पूरी माथुर जी की बात, उसके बाद मैं कांग्रेस और बीजेपी के पास जाऊंगी। माथुर जी प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। शिल्पा हाँ, ये इस प्रकार की बातें वक्त ये बातें करने का समय नहीं है। हमें आज देश में क्या हो रहा है वो देखना है। प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक अपना पथ रखा है और उसको हमको समझना चाहिए। ये आतंकवाद कोई भारतवर्ष की इंटरनल अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और इस वैश्विक समस्या का समाधान हमें ढूंढना पड़ेगा और इसको समझने की जरूरत है। एक दूसरे में खमियां निकालना, हमारे टाइम पे ये हुआ, तुम्हारे टाइम पे वो हुआ। मैंने भी कल कहा था, अगर 26/11 के पहले तुरंत बाद अगर ये वो हो जाता अटैक पाकिस्तान पे, तो पुलवामा नहीं होता। कोई इसमें शक ना रखे कोई भी। और जो हो रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने देश का जवाब देना चाहूंगा। देश की सुरक्षा का जब प्रश्न है ठीक है, एक नहीं, अभी बाद में प्लीज लेट मी फिनिश। हाँ प्लीज डोंट
डोंट कॉल मी वक्त दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आप बहुत समय बात वैसे मत करिए। पाकिस्तान जो था हमेशा से आतंक या दिस इज नॉट ऑन या शिल्पा, आई एम नॉट प्लीज खान साहब प्लीज रिस्पेक्ट दिखाते हैं सर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन मोर टाइम। माथुर जी को एक बात पूरी करने दीजिए। सबका अपना अपना मत होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माथुर जी जल्दी से प्लीज, उसके बाद मैं खान साहब से उनका रिएक्शन लेकर राज कादियान सबके पास जाऊंगी। जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ये बात समझ ली है कि इसका मूल अड्डा कहां पर है और इसकी वजह क्या है। रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म उसकी वजह है और उसका अड्डा पाकिस्तान में है और उसके लिए पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय आप देखिएगा ऐसा साथ आता हुआ नजर आ रहा है कि अब ये समझ में आ रही है आतंकवाद की समस्या का समाधान होने की संभावना बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है सर। को प्रश्न ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं, एक मिनट कि ये अब अफगानिस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं उनको हम किस प्रकार से, अफगानिस्तान की जनता का इसमें क्या कसूर है? वहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है, वहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, दवाइयां नहीं है, तो उसको देखने की आवश्यकता है। तो वो पिस रही है, उनकी जान खतरे में आ रही है, उनकी रोजी रोटी छिन रही है। चलिए ठीक है, खान साहब आपके पास आते रहे। सर बस मुझे इतना समझा दीजिए, मैं आप लोगों की ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगी, ठीक है, सबके अपने अपने मत होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सबके साथ इत्तेफाक रखते हों, लेकिन सैफ खान जिस तरह से ग्लोबल अप्रोच की आवश्यकता, उस चीज की जरूरत इस समय आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में बताई जा रही है। सर अगर पक्ष विपक्ष साथ नहीं आएंगे तो भला ग्लोबल अप्रोच की बात तो फिर सपना ही साबित होगा। ऐसे में कैसे आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? फिर देखिए बहुत अच्छी बात है कि जो है ये स्टेटमेंट्स जो है दिए जाते हैं, मगर सबसे पहले हमारे देश को मजबूत करना, सब धर्मों को एक साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा, टाइम्स मैगजीन ने 10 मई 2019 को कहा मोदी जी द किंग ऑफ डिवाइड, बहुत बड़ा फ्रंट पेज के ऊपर जो अपने मैगजीन पे दिया था। मैं बताना चाहूंगा साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट पिछले साल 2020 की कहती है कि जो है हमारे देश जो है इंडिया में जो है द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर माइनॉरिटीज जो है इस वक्त बताती है। आप माइक पॉम्पे की जो है रिपोर्ट देख सकती हैं कि कितने क्रिश्चियंस के ऊपर, कितने मुस्लिम्स के ऊपर जो है, कितने माइनॉरिटीज के ऊपर जो है रिलीजन रिस्ट्रिक्शन के ऊपर कितना अटैक हुआ है। आप ये देख सकती हैं कि द कन्वर्सेशन लिखता है कि इंडिया हैज बिकम द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर द माइनॉरिटीज। सर मुझे समझ में आ रहा है, आप ये तमाम आंकड़े ढूंढ कर लाएंगे, जनता के बीच पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनावी सीजन सर पर है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए जब तक पक्ष विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर एक दूसरे के सहयोगी के साथ खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आतंकवाद को कैसे हराया जा सकता है? आतंकवाद पे हमारा देश और हमारे जवान जो है लगातार पहले से जवाब देते आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। अगर आपको पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा जब हमारी सरकार थी तो जवानों की क्या उपलब्धि थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, 90,000 सोल्जर्स जो है घुटनों के बल जो है बैठ गए थे, 5,000 टैंक जो है डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, और ये 26/11 का जिक्र कर रहे थे। तो मैं इनको बताना चाहूंगा अजमल कसाब जैसे टेररिस्ट को जो है सुबह के 4 बजे लटका दिया गया था, हमारा ही टेन्योर था वो सरकार का। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करूं, जैसे आप कह रहे हैं कि मत करिए, मगर कंपेयर करके अगर बताऊं तो पार्लियामेंट में जब अटैक होता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कंधार विमान जब किडनैप होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव पाए जाते हैं विधानसभा में पहली बार उत्तर प्रदेश में तब भारतीय जनता पार्टी की जवाब लेती हूँ। अश्विनी शाही लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी तमाम बातें आप सुन रहे होंगे, सैफ खान की कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ हुआ है आपके सरकार के टेन्योर के दौरान, तो आप पीएम नरेंद्र मोदी की बातों पर, आपकी पार्टी के तमाम दावों पर कैसे विश्वास कर लिया जाए? शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे समय देने के लिए। मैं भी इंतजार कर रहा था कि शायद समय मिले हमको। आज देश से लुप्त प्राय होती पार्टी को इतना समय दिया आपने, तो सत्ताधारी को अगर 1 मिनट का समय दिया तो उसके लिए धन्यवाद। अभी हमारे कांग्रेस के भाई जो है बहुत भ्रम फैला रहे थे, मैं थोड़ा से आंकड़े सही कर दूं। माथुर साहब ने सही करने की कोशिश किया। 2004 से लेकर 13 तक जो है 9740 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1055 हमारे जवान शहीद हुए हैं।
अब हम लोगों ने 14 में सत्ता संभाली और अभी तक है 2584 हम लोगों ने आतंकवादी मारे हैं और 681 हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये आंकड़े अपने गृह मंत्रालय के हैं। ये दुनिया भर के तो आंकड़े देख लेते हैं, अपने घर का आंकड़ा नहीं देखते हैं। दूसरा, विकास की बात पर इन्होंने कहा, मैं बताना चाहता हूं आज कश्मीर में IIM, फिर बीच में मत बोलिए खान साहब, IIM और अरे भाई फिर वही, वरना उन्हें शिकायत कितना फैक्चुअल आंकड़े ये सामने रख रहे हैं, कितने नहीं। सर, कौन सी मंत्रालय की कौन सी डेटेड आंकड़े हैं, चलिए बताइए। वो अपने आंकड़े गिनवाएंगे, दोनों के सिलेक्टिव अप्रोचेस होंगे एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए, जनता पर छोड़ देते हैं। बोलिए शाही साहब, बात पूरी कीजिए। शिल्पा जी, आज बेरोजगारी दर 10.3 है, जो कि दिल्ली और राजस्थान से कम है। वहां आज के डेट की मैं बात बता रहा हूं, जो आंकड़े ये पेश कर रहे हैं। 50,000 लोगों को स्वरोजगार की बात की गई है। वहां पर आज ITI और फिर वही बीच में, अरे शर्म करिए आप लोग, कांग्रेस के लोग हाथ फैलाने का काम करते हैं। एक मुस्लिम दादा का जाकर कहता है दुर्गा और लक्ष्मी को गाली देता है। आपका पूर्व अध्यक्ष इस तरीके की बात करोगे आप लोग? से चलेंगे। फिरोज खान जो मुस्लिम थे और आज राहुल गांधी हिंदू हो गए, 2016 में बंद करवा दिया। उस पार्टी बंद करवाए, नहीं बंद करवाया आपने 2016 में श्रम विभाग। आप लोग जो है हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। एक बार फिर से आप दोनों अगर एक दूसरे पर इस तरह से छींटाकशी करते रहेंगे, सब समय जाया होता रहेगा। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राज कादियान जी आपके पास आते हुए। सर, क्या ऐसे लड़ेंगे हम आतंकवाद से? पक्ष और विपक्ष को जिस मुद्दे पर एक साथ मजबूती के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, आतंकवाद को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश शुरू हो जाती है। ग्लोबल अप्रोच तो फिर छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है। राज कादियान जी, 2 मिनट में हटा दिया गया, 2 मिनट में। मैंने राज कादियान जी से सवाल किया है, सर उनको भी सुन लेते हैं। सर, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और भी तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए उनकी बात भी सुननी चाहिए। ठीक है, घर में मारते हैं। ठीक है, अश्विनी जी आऊंगी एक सेकंड। सर, राज कादियान जी से जो सवाल किया है उसका मैं जवाब ले लूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राज जी, 2 टुकड़े कर दिए थे, क्या बात करते हैं आप? देश को 56 सालों में हैं वो जी टहनियां हैं, इसकी जड़ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान सबसे खूंखार अफगानिस्तान में तंजीम है, वो है हक्कानी नेटवर्क। उसका तो हेडक्वार्टर ही पाकिस्तान में है, बलोचिस्तान में। अभी जो 33 लोगों की सरकार बनी है, जिसमें आधे से ज्यादा तो वो हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया हुआ है टेररिस्ट। और हक्कानी नेटवर्क को तो अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। उनके जो सराजुद्दीन हक्कानी उनके मुखिया है, उन पर तो बड़ा भारी अवार्ड भी है। और वो पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान के ISI की वहाँ जाते हैं। सरकार बनाने में 4 मंत्री हक्कानी नेटवर्क के हैं। सबसे जरूरी पोर्टफोलियो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हक्कानी के हाथ में है। तो जब तक पाकिस्तान पर अंकुश नहीं लगेगा, ये अफगानिस्तान की समस्या का हल नहीं निकलेगा। अगर हम बड़े दायरे की बात करते हैं, आतंकवाद को खत्म, आतंकवाद तो एक किस्म की विचारधारा है, ये बेशक पागलपन की है, आपके हमारे नजर है, ये खत्म नहीं होती है। ये मिलिट्री ताकत से खत्म नहीं होती। ये इस तरफ जब ही होगी जब मॉडर्निटी आएगी, आधुनिकपन आएगा, एजुकेशन बढ़ेगी। आजकल जो तालिबान में सरकार, जो तालिबान है वो नहीं बदले हैं, लेकिन अफगानिस्तान बदल गया है। पिछले 20 साल में एजुकेशन फैली है। जो नई पीढ़ी है वो तो पैदा ही इंटरनेट के माहौल में हुए हैं, वो मतलब लाएंगे। बिल्कुल। और सर, हम बात करते हैं तालिबानियों की, हिंदुस्तानी तालिबानियों की तरफ अगर हम गौर कर ले, यहीं पर अगर हम चीजों में सुधार कर ले। तालिबान को जब तक लोकल सपोर्ट पूरी नहीं मिलेगी, वो गन के जरिए रूल नहीं कर सकते। और उनका विरोध, पहले महिलाएं खड़ी हो रही हैं, गोली भी खा रही हैं, बिल्कुल चोटें भी खा रही हैं, और लोग भी खड़े होंगे, क्योंकि विचारधारा में बदलाव आया 20 साल में एजुकेशन की वजह से। तो अगर हमने पूरे इसको खत्म करना है तो एजुकेशन फैलानी पड़ेगी, सब देशों को मिलकर करना पड़ेगा। ये अमेरिका ने किया 20 साल में, उनकी कामयाबी नहीं हुई। आतंकवाद, अलकायदा भी खत्म नहीं हुआ, वो हथियारों से नहीं होता, लेकिन वो जो पीछे छोड़ गए हैं वो एक सोच विचार छोड़ गए, जो 42-46% आजकल अफगानिस्तान
15 साल की उम्र से कम वाले हैं, वो तो सोशल मीडिया और उनको आजादी का स्वाद मिला हुआ है। बिल्कुल सर, इसीलिए इतना चैलेंजिंग बना हुआ है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपके पास आते हुए, आतंकवाद सिर्फ हथियार नहीं है, आतंकवाद एक विचारधारा बन चुकी है, और ऐसे में इसलिए इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि कैसे इसे खत्म किया जाए, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में जब घर कर जाती है इस तरह की चीजें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस जंग को आगे बढ़ाना। शिल्पा जी, अभी हमारे सम्मानित काद्यान साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, यह सारी लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। आखिर क्यों आतंकवादी लोग बन जाते हैं और मरने मारने पर उतार हो जाते हैं? तो कहीं न कहीं यह विचारधारा की लड़ाई है। और अगर विचारधारा एक ऐसी जहाँ पे मैंने शुरुआत में ही कहा, हम विचारधारा सूफिज्म की भी हो सकती है और विचारधारा आपको एक्सट्रीमिज्म की भी हो सकती है। अब विचारधारा को हमें कैसे करना है कंट्रोल, इसके लिए बिल्कुल एक उपाय है एजुकेशन बढ़ाना। अभी बिल्कुल ठीक कहा जा रहा था कि 20 साल पहले जब अफगानिस्तान के लोग जो आज सोशल मीडिया को देखते हैं और वहाँ के नवयुवक जो पढ़े लिखे हैं वो इस तरफ नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब बदहाली होती है, गरीबी होती है और लोगों को सोच को जल्दी से हम उसको बदल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन। लेकिन विचारधारा चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसमें आपको ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें आपको एजुकेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग तरीके के जो टूल्स होते हैं हमें सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मेरा विचारधारा अलग हो सकती है, मेरा परसेप्शन अलग हो सकता है, मेरा नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम दो इतने बड़े बड़े लोग, इतने सम्मानित, में बड़ा सम्मान करता हूँ सैनिकों का, उनके खिलाफ अगर इस तरीके के अवध टिप्पणी, किसी को भक्त कहना, कुछ कहना, इस तरीके के मुझे लगता है कि शायद खान जी को थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए और ऐसे अनर्गल और तर्कहीन बातों से उनको बचना चाहिए। बिल्कुल। खान साहब, क्या कहेंगे आप? ठीक है, मत अलग हो सकता है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस ये लोग, और इन्होंने देश के लिए इस तरह से सेवा की है, अपना योगदान दिया है। सर, क्या कहेंगे? मैं इसमें जो है मैं ये कहना चाहूंगा, साथ में ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश की अगर सेवा की है तो आपको निष्पक्ष जो है हमारे देश की जो है रखना चाहिए, जो है राय देनी चाहिए। आपने ये तो बताया नहीं कि जो है इस वक्त हमारे देश के क्या हालात चल रहे हैं। आपने मुझे जहां तक समझ में आ रहा था, या आपने जो चैनल पे दर्शाया है वो फेवरिज्म दर्शाया था, तो इसकी वजह से जो उसका जवाब आपको जो है उस वक्त मिला। रही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की बात जो है, जो वो ये सामने आंकड़े भी रख रहे थे, मैं उनके कुछ आंकड़े विद डेट और विद टाइम और विद जो है विद प्रूफ जो है वो सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये बेरोजगारी पे भी बात कर रहे थे। तो श्रम विभाग 2016 में बंद करवा दिया जाता है कि बेरोजगारी का आंकड़ा सामने ना आए। समस्या तो यही है ना सर, अश्विनी शाही जी आपके पास आते हुए, समस्या यही है सर कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में आंकड़ों में उलझकर लोग रह जाते हैं, और दूसरी तरफ आतंकवाद और कट्टरपंथ को मौका मिल जाता है सर देश पर हमला करने का, उस विचारधारा को मौका मिल जाता है देश में पनपने का। शिल्पा जी देखिए, शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रही है और आगे भी रहेगी। माननीय मोदी जी ने कहीं भी अपना संदेश दिया है तो आतंकवाद के लिए और नहीं दिया है, उसके विरोध में दिया है। लेकिन बाटला हाउस पर रोने वाले पार्टी के नेता, बुरहान वानी को मानने वाले और जो है अफजल के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। मोदी जी को नहीं समझ पाएंगे, उनकी नीतियों को नहीं समझ पाएंगे, उनकी नीतियों को नहीं समझ पाएंगे। सोनिया जी ठीक है सर, वापस से छूटा कृषि पर नहीं जाते हैं, समय की कमी है। फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं आप सभी से, जल्दी जल्दी एक एक करके। प्रोफेसर विवेक सिंह, जाते जाते क्या लग रहा है आपको, पीएम नरेंद्र मोदी के इस मंत्र के बाद किस हद तक भविष्य की तस्वीर आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को लेकर बदलने वाली है, और किन किन चीजों की इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता? शिल्पा जी, आज जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और उन्होंने जड़ पे हमला किया है कि इस सोच कहां से आ रही है, वो विचारधारा क्या है, वो कट्टरता है, यही वो सोच है, यही वो सोच है जो कि हमारे आतंकवादी बना रही है, जो कि आतंकवादी संगठनों का निर्माण कर रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक आफत बने हुए हैं। तो आतंकवाद के ऊपर जड़ से प्रहार करना जरूरी है। हाँ। और इस दिशा में आज मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल किया है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को मजबूती प्रदान करने के लिए। राज कादियान साहब, फाइनल कमेंट आपका, आपको क्या उम्मीदें अब आगे जगती हुई?
आतंकवाद को जो वायलेंस पार्ट है उसको हम कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा बदलने में तो बहुत समय लगता है। वो लोग हैं, हालांकि शायद प्रॉफेट मोहम्मद ने भी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन जो क्लरिक्स जिसको इंटरप्रेट करते हैं, मेरे जहाँ तक मैं शरिया लॉ का समझता हूँ, कहीं नहीं लिखा हो कि औरतों को आप घर में बंद करके रखें, लेकिन बीच में जो क्लरिक जो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करते रहे, उसको बदलाव आने में बहुत समय लगेगा। वायलेंस को हम रोक सकते हैं मिलिट्री फोर्स के जरिए, वो हो भी रही है कोशिश, ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स लगेंगी, आप बॉर्डर को भी फेंस कर सकते हो, पाकिस्तान पर जरूर बंदिश लगनी चाहिए, वो तो उसको फैला रहे आतंकवाद को। ठीक है, जब तक ये एक मिलीजुली अप्रोच होनी चाहिए, मिलीजुली अप्रोच होनी चाहिए। अनुज माथुर जी, क्या लग रहा है, कितना प्रैक्टिकल, कितना संभव? देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये जो समस्या है आतंकवाद की, ये किसी एक स्थान विशेष, देश विशेष, धर्म विशेष, पंथ विशेष की नहीं है, ये वैश्विक समस्या है और इस समस्या का वैश्विक समाधान प्राप्त करने की आवश्यकता, एक मिनट प्राप्त करने की आवश्यकता है। और यही मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में प्रधानमंत्री भारत के एससीओ समिट में उन्होंने दिया है। हमें आवश्यकता है विश्व पटल पे और अपने रीजनल लेवल के ऊपर इसके अंदर एकजुटता लाएं और इकट्ठे होकर के इस आतंकवाद की जड़ जो कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चलिए ठीक है, जाते जाते सैफ खान जल्दी से एक लाइन में, समय की कमी है, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भाषण तो बहुत अच्छा दिया है मोदी। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये बात जो एससीओ के मंच से पीएम मोदी की तरफ से कही गई है, देखने वाली बात होगी कि बड़ा कदम, अहम कदम तो है, लेकिन अब आगे ये किस तरफ जाने वाला है। ग्लोबल अप्रोच की बात कही जा रही है, किस हद तक इसमें समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.